हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ों को हमने डिटेल में जो हमारा वीडियो सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो मैंने आपको बताया है, जर्नल एंट्री जब मैंने स्टार्ट किया है उससे पहले यूनिट 3 में मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताया है, वो सब कुछ आप पढ़ लोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एसेट जो है क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। हर ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, और हम दोनों पहलू को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे, जो कि बेस्ड होता है आपका डबल इंटरेस्ट सिस्टम पर। डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद लुकास पेसोली ने 1494, जो कि इटली शहर के रहने वाले थे, उन्होंने किया था। लुकास पेसोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। उन्होंने ही अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का जो फर्स्ट बुक था उन्होंने ही पब्लिश किया था, लुकास पेसोली। तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, और दो पहलू जो होते हैं इसको रिकॉर्ड करने का कोई रूल होता है ना। जो दोनों ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, दोनों पहलू को रिकॉर्ड करेंगे, एक ट्रांजैक्शन के जो दोनों पहलू को हम रिकॉर्ड करेंगे उसका कुछ रूल्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एक फर्नीचर परचेस किया बिजनेस में, तो फर्नीचर परचेस किया बिजनेस में, फर्नीचर आया, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इंक जो है वो लीक कर रहा है। बिजनेस में जो है एक मान लो हमने फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर बिजनेस में आया, है ना। क्या आया बिजनेस में, फर्नीचर बिजनेस में आया। तो ये एक पहलू हुआ कि फर्नीचर आया, लेकिन बिजनेस से क्या गया, ये ट्रांजैक्शन का दूसरा पहलू। फर्नीचर आपने परचेस किया, सपोज दैट 5000 रुपीज़ का, तो 5000 का फर्नीचर आया और 5000 रुपया कैश बिजनेस से गया। तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है। एक फर्नीचर आया तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ये ट्रांजैक्शन का एक पहलू है। कितने का फर्नीचर है, 5000 रुपये का, ये ट्रांजैक्शन का एक पहलू। दूसरा पहलू इसी ट्रांजैक्शन का क्या है, कैश बिजनेस से गया, तो क्रेडिट वाट गोज आउट। कितना कैश गया, 5000 कैश चला गया, तो फर्नीचर आया, कैश गया। तो एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू हैं, एक आपका बिजनेस में फर्नीचर आया और दूसरा कैश गया। ठीक है, तो ये जितना भी ट्रांजैक्शन है ना, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। अपने बिजनेस में अपने स्टाफ को सैलरी दिया, तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, और दूसरा क्या गया आपका, एक तरीके से कैश जो है बिजनेस से गया। तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, जिन्हें हम आपको डबल इंटरेस्ट सिस्टम पर वो बेस्ड होता है, और उसको रिकॉर्ड करने का कुछ रूल्स है, जिसे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे कहते हैं। यानी डेबिट और क्रेडिट करने का भी कोई रूल होता है, जिसे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं, जिसे हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। अब क्या रूल है, थोड़ा सा ब्रीफ में हम इसको बस डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेल में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो रूल है आपका, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देखिए डेबिट वर्ड जो आया है वो लैटिन वर्ड से आया है डेबेरे से, जो कि जब इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो डेबिट बना, और क्रेडिट जो आया है वो आया है क्रेडेरे से, जो कि लैटिन वर्ड था, जब उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो उसे क्रेडिट कहा गया। यानी डेबेरे से बना डेबिट और क्रेडेरे से बना क्रेडिट आपका। ठीक है, और ट्रांजेक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसका रूल क्या है, तो इसमें तीन अकाउंट बेसिकली होता है। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और तीसरा है आपका नॉमिनल अकाउंट। इन दोनों को हम इम्पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। पर्सनल अकाउंट जो आपको, जो पर्सन या पर्सन से रिलेटेड होता है, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं।
पर्सन जैसे राम श्याम गीता का अगर आप कोई अकाउंट खोलोगे तो वो पर्सनल अकाउंट है, या पर्सन से रिलेटेड कोई अकाउंट है आपका, है ना। जैसे आपका इसमें आ गया आपका पार्टनरशिप फर्म आ गया, कंपनी आ गया, ये सब कुछ आपका जो है वो पर्सनल अकाउंट के, बैंक अकाउंट हो गया, ये सब आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। जितना भी आपका फर्म है, कंपनी है, जितना भी आपका बिजनेस है, वो सब आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आपका दो आता है, एक है आपका रियल अकाउंट और एक है आपका नॉमिनल अकाउंट। जितना भी एसेट है वो किससे रिलेट करता है, रियल अकाउंट से, और जितना भी एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन जो है वो किससे रिलेट करता है, नॉमिनल अकाउंट से। तीनों का आपको इसमें रूल भी याद होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट का डेबिट को ऐसे लिखते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। दूसरा रियल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड losses and credit all incomes and gains। ये आपका रूल होता है। ये रूल को मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आप ही डिटेल में स्टार्ट कर देंगे बताना तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समय नहीं रहेगा, तो डिटेल में आप वहाँ से जानोगे। यहाँ पे आपका जो है ये रूल होता है। तो डेबिट द रिसीवर, अगर किसी पर्सन ने जो है वो रिसीवर है तो उसे हम डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। ये जो रियल अकाउंट है वो एसेट से रिलेटेड होता है, यानी कोई भी एसेट अगर बिजनेस में आता है, कम्स इन, तो उसे हम डेबिट करेंगे। अगर कोई जाता है बिजनेस से, गोज़ आउट, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है तो उसे हम डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से, और कोई इनकम या गेन है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है डिटेल में। अब हमें क्या करना है, तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व करना है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सबसे कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम इज, एक आदर्श लेखांकन प्रणाली की विशेषता क्या है। आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम इज, बोलता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल अकाउंटिंग जो है आपका वो सिस्टम, तो क्या होना चाहिए, एक आदर्श लेखांकन प्रणाली की क्या विशेषता है। तो पहला कहता है आपका सिंप्लिसिटी, दूसरा कहता है आपका बी है साइंटिफिक, सी कहता है आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक लिखिए इसको, और चौथा कहता है आपका ऑल ऑफ दिस। क्या विशेषता है एक आपका आदर्श लेखांकन प्रणाली का, आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम का, तो वो उसमें सिंप्लिसिटी होना चाहिए। बिल्कुल बात है, सिंप्लिसिटी का मतलब वो अकाउंटिंग आपका इतना सिंपल होना चाहिए कि आम लोगों को भी समझ में आ सके। एक्चुअली में अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते कौन है, तो जो यूज़र्स है वो अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल यूज़र एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र, दोनों यूज़र हैं, और दोनों को अकाउंटिंग ठीक तरीके से समझ में आए। देखिए
एक्सटर्नल यूज़र की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर भी आपका एक एक्सटर्नल यूज़र है। अब लोगों के पॉकेट में पैसा तो बहुत होता है, लेकिन हो सकता है कि वो पढ़े लिखे ज़्यादा ना हो। तो अकाउंटिंग इतना सिंपल होना चाहिए, इतना उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, इतनी सरलता होनी चाहिए कि आम लोगों को भी जो है अकाउंटिंग समझ में आ जाए। तो उसमें इतनी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन सिंपल का ये मतलब नहीं है कि वो साइंटिफिक ना हो, वो साइंटिफिक भी होना चाहिए, मतलब किसी न किसी प्रिंसिपल पर, रूल पर भी वो बेस्ड होना चाहिए। तो दोनों होना चाहिए, सिंप्लिसिटी भी होना चाहिए जो आम लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन साथ ही साथ वो साइंटिफिक भी होना चाहिए। किसी चीज़ को अगर आप प्रूफ करना चाहें तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई सिद्धांत होना चाहिए, कोई ना कोई टेक्निक होना चाहिए। अपने मन से आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, तो वो साइंटिफिक भी होना चाहिए। इकोनॉमिक भी होना चाहिए। यहाँ पर इकोनॉमिक कहने का मतलब यहाँ पर आपका हो गया कि मतलब एक तरह से कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए। आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आपका एक तरीके से सिंप्लिसिटी भी होना चाहिए, वो साइंटिफिक भी होना चाहिए, इकोनॉमिक भी होना चाहिए। जब तीनों होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जहां आप देखोगे कि दो ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है तो यहाँ वहाँ पर आपका ऑल ऑफ दिस ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक आइडियल अकाउंटिंग सिस्टम का, एक आपका आदर्श लेखांकन प्रणाली का? तो वो सिंप्लिसिटी होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और आपका ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। जैसे जैसे क्वेश्चन आपका इसमें दिया है वैसे वैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। द कैश ट्रांजेक्शन इज डन इन विच सिस्टम? द कैश ट्रांजेक्शन is done in which system? ए हो गया आपका कैश सिस्टम, बी हो गया आपका सिंगल एंट्री सिस्टम, सी हो गया आपका इंडियन अकाउंटिंग या इंडियन अकाउंट सिस्टम। ये क्या है? और डी हो गया आपका डबल एंट्री सिस्टम। ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि कैश ट्रांजेक्शन को इज डन विथ सिस्टम। अगर सिर्फ और सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं तो हम किस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हम ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू को नहीं बल्कि एक ही पहलू को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम यहाँ पे कहते हैं। इसके बाद इंडियन अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम नहीं, क्या बोलते हैं उसे? कैश सिस्टम, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 और कैश परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000। तो अगर आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं तो बताइए, तो किस ट्रांजेक्शन को दोनों में से कौन सा आप रिकॉर्ड करिएगा? तो आप सेकंड वाला जो है ये रिकॉर्ड करिएगा, कैश परचेज ऑफ गुड्स। कैश में किया है परचेज अगर गुड्स को तो रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, है ना। लेकिन अगर क्रेडिट पे परचेज किया है यानी उधार वाला कोई भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे। कैश सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो इसमें ये देखा जाता है कि कैश मिला या नहीं, या कैश पेड किया या नहीं, कब पॉकेट से पैसा निकला, उसमें ये देखा जाता है कि कब जो है आपने कैश पेड किया तो ही इसको अगर अपना एक्सपेंस मानेंगे यानी अपना खर्च मानेंगे जब आपने कैश पेड किया। तो अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन उधार में किया है तो उसको कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
कैश बुक हम बनाएंगे, कैश बुक पढ़ेंगे जिसमें कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो है आपका कैश सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन को आप सिर्फ रिकॉर्ड करिएगा, जो कि आपका सही नहीं है ना। आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करना है, तो एक्रुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना है, ठीक है ना, कैश सिस्टम को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कैश सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। The first stage of double entry system is double entry system is, फर्स्ट स्टेज क्या है? ऑप्शन ए ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, बी पोस्टिंग, सी क्लासिफिकेशन, है ना, और डी कहता है ट्रायल बैलेंस। क्या होगा आपका? कहता है फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हम सारे ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड करोगे। आपको हमने यूनिट 1 जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहला वीडियो में अब मैंने आपको शुरुआत ही किया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया था, है ना। तो हमने रिकॉर्डिंग किया था, रिकॉर्डिंग किस में? तो जर्नल में बना करके। इसके बाद हमने क्या किया था? इसका पोस्टिंग किया था, है ना, यानी क्लासिफिकेशन किया लेज़र में, ठीक है। इसके आगे फिर हम लोगों ने क्या किया था? समराइजेशन किया था, समराइजेशन क्या बनाया था हमने यहाँ पे? ट्रायल बैलेंस प्लस फाइनल अकाउंट, ये किया था। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन। ये आपका एक कंप्लीट जो है वो प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था। तो अब बताइए कि आप खुद ही कि बिज़नेस स्टार्ट किए, इसके बाद रिकॉर्डिंग किया हमने, फिर क्लासिफिकेशन यानी लेज़र बनाया, फिर समराइजेशन किया, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया हमने, फाइनल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया, फिर एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन किया हमने, और देन फिर इसे हमने क्या कर दिया? कम्युनिकेट कर दिया। तो ये कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस हमने आपको बताया था यहाँ पर। अब बताइए तो फर्स्ट स्टेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, यानी जब हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ओरिजिनल रिकॉर्ड, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। इसके बाद होगा आपका पोस्टिंग, यानी हमने जर्नल से जब हम लेज़र में उसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। तो ये तो अगला स्टेप हो गया। किसका स्टेप हो गया? क्लासिफिकेशन का। तो जो भी करते हैं रिकॉर्ड के बाद ही हम करते हैं। रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर समराइजेशन करेंगे, फिर एनालाइज इंटरप्रेट करेंगे, और देन फिर हम उसे कम्युनिकेट कर देंगे। तो सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड, फिर पोस्टिंग कहाँ करते हैं? तो क्लासिफिकेशन में ही करते हैं। और फिर देखिए समराइजेशन में हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस जो है बनाते हैं। अब ये सारा चीज़ क्या है, ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे या वीडियो में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि
जर्नल बनाते हैं। अब जर्नल बना रहे हैं तो जर्नल चीज़ों को रिकॉर्ड तो कर रहा है, सेल को रिकॉर्ड कर रहा है, परचेस को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन एक जगह पे सबको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। इसीलिए हम जो है जर्नल से लेज़र में उसे पोस्ट करते हैं। हर एक का अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे अगर मान लो बिल्डिंग है, कैश है, आपका डेटर है, क्रेडिटर है, हर किसी का एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं जिसमें एक जगह पर एक टाइप के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, यानी उसमें हम लेज़र बनाते हैं। लेज़र में सारी चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पे। जिससे कहाँ करते हैं ये, तो क्लासिफिकेशन में। इसके बाद लेज़र के बाद हम उसको समराइज़ करना स्टार्ट करते हैं। लेज़र के बाद क्या करते हैं, उसका सारे अकाउंट का एक हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी दिखाता है। सारी बातें नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, उतना ही बात हम यहाँ पे कहने की कोशिश करेंगे जितना आपको फ़िलहाल समझ में आए। तो लेज़र के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानता है, और उसी ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए जितना भी स्टेप है वो रिकॉर्डिंग के बाद ही है। तो सबसे पहला क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्ड, यानी जो ट्रांजेक्शन है उसको हम पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में। तो सोर्स डॉक्यूमेंट, इसके माने पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उससे क्या करता है अकाउंटेंट, वो वाउचर प्रिपेयर करता है, किस में डेबिट करना है और किस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है, वहाँ पे मेंशन करता है, ठीक है। और अकाउंटेंट का साइन होता है वाउचर पे, और उसके बाद जो है एक ऑथराइज जो पर्सन है फर्म का, उसका साइन होता है, और वहाँ से फिर ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं जर्नल में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स यानी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बाकी का स्टेप जो है उसके बाद का है। तो डबल एंट्री सिस्टम का सबसे पहला स्टेप क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्ड, यानी आप ट्रांजेक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए क्या कहता है, entry for two aspects aspects of a transaction B कहता है आपका entry in two sets of books, entry in two sets of books। C कहता है entry in two real accounts, और D कह रहा है two entries in one set of books। चलिए क्या होगा आंसर, आपको सामने दिख रहा है। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हम एक ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करते हैं। एक ट्रांजैक्शन, जैसे हमने अभी बताया आपको कि एक फर्नीचर खरीदा, तो एक फर्नीचर खरीदा हमने, वो एक ट्रांजैक्शन है जिसका दो पहलू होता है। बिजनेस में एक फर्नीचर परचेस किया गया, तो बिजनेस में फर्नीचर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट, हम डेबिट करेंगे सपोज 5000 रुपीज़ का। ये एक पहलू, एक ट्रांजैक्शन का एक पहलू को रिकॉर्ड कर दिया डेबिट में। दूसरा होगा आपका क्रेडिट में, क्या किया, तो कैश बिजनेस से चला गया 5000।
तो एक पहलू हो गया डेबिट, दूसरा पहलू हो गया क्रेडिट। तो एक ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू को हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसे ही हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब देखिए क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है। एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट, एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट, फर्स्ट एस्पेक्ट एंड सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ आ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू को हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, यानी उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है ना। डबल एंट्री सिस्टम यानी हर ट्रांजेक्शन के दोनों, डबल का मतलब डबल एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक एंट्री कर रहे हैं डेबिट में, दूसरा एंट्री कर रहे हैं हम क्रेडिट में, इसीलिए क्या करते हैं इसमें डबल एंट्री। और डबल एंट्री सिस्टम को हम क्या करते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो कि बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम पे। डुअल एस्पेक्ट का मतलब दो एस्पेक्ट, एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू, दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कर तो रहे हैं यहाँ पर डबल एंट्री, एक डेबिट कर रहे हैं और एक क्रेडिट कर रहे हैं। तो एक ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। तो क्या कर रहे हैं, एंट्री फॉर टू एस्पेक्ट, एंट्री कर दिए पहला एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट को, दोनों का एंट्री कर दिए डेबिट और क्रेडिट में ऑफ आर ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। खत्म। अब अगला ऑप्शन क्या देखते हैं, एंट्री इन टू सेट ऑफ बुक्स ना, टू सेट ऑफ बुक्स को हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। कहाँ, दो सेट ऑफ बुक्स को, अलग अलग बुक को हम एक जगह दो सेट ऑफ बुक्स का एंट्री कर रहे हैं, गलत है। एंट्री इन टू रियल अकाउंट, एंट्री इन टू रियल, दो रियल अकाउंट को हम एंट्री कर रहे हैं, ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है ना। दो रियल अकाउंट का हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शन के जब दो पहलू होंगे तो हो सकता है कि दोनों रियल अकाउंट हो या एक रियल दूसरा पर्सनल हो, ये ऐसा कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है। पर्सनल रियल नॉमिनल आपस में मिला हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों रियल अकाउंट ही हो यहाँ पर। जैसे अगर मान लो कि बिजनेस अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, तो क्या लिखेगा, दोनों पहलू, सैलरी अकाउंट को करेगा डेबिट सपोज 10,000 और कैश अकाउंट को करेगा क्रेडिट यहाँ पे 10,000। तो दोनों पहलू को रिकॉर्ड किए। सैलरी जो है वो एक्सपेंस है जो कि नॉमिनल अकाउंट है, कैश आपका एसेट है जो कि रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि दोनों आपका रियल अकाउंट ही हो। तो एंट्री इन टू रियल अकाउंट ये भी गलत है आपका, ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं कहता है। टू एंट्रीज इन वन सेट ऑफ बुक ये भी गलत है, दो एंट्री एक सेट ऑफ बुक में कर रहे हैं, इससे हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं नहीं। एक ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और आपको ब्रीफ कर देंगे यहाँ पे कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। हालांकि हम आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि जो बिज़नेस के पोजीशन में है उसे हम एसेट कहते हैं, और एसेट को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका हो गया करंट एसेट, एक हो गया आपका नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट को हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं। फिक्स एसेट में भी आपको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक टैंजिबल फिक्स एसेट, एक इनटैंजिबल फिक्स एसेट। टैंजिबल फिक्स एसेट जिसे देखा छुआ जा सकता है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसे हम टैंजिबल फिक्स एसेट बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, ये सब आपका टैंजिबल फिक्स एसेट है। आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट भी आपका है, जिसमें आपका गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, ये सब आपका इनटैंजिबल फिक्स एसेट में आता है। फिर करंट एसेट आपका है। तो करंट एसेट क्या कहते हैं, जिसको आप एक विदिन अ ईयर आप जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका करंट एसेट है। करंट एसेट में आपका एक आता है लिक्विड एसेट या क्विक एसेट। तो लिक्विड एसेट क्विक एसेट किसे कहते हैं, जो एकदम लिक्विड में हो, यानी ऑलरेडी या तो कैश में हो या कैश में बहुत जल्दी वो कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लिक्विड एसेट भी कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा एसेट किस अकाउंट के अंदर आता है, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।